Hi guys, this is Prashant Rajput and in this video we are going to discuss about perturbation theory. तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि perturbation क्या है और क्यों हम यूज करते हैं perturbation का क्वांटम मैकेनिज्म में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, perturbation एक अप्रोक्सीमेट मेथड है और जनरली क्वांटम मैकेनिज्म में दो तरह के अप्रोक्सीमेट मेथड होते हैं. एक होता है मेरा perturbation, एक होता है मेरा वेरिएशन प्रिंसिपल. बट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर फोकसिंग ओनली ऑन perturbation थ्योरी. तो वेरिएशन की बात नहीं करते हैं, perturbation पे फोकस करते हैं. तो पहली बात आती है कि perturbation क्या है ना. तो perturbation क्या है गाइस? perturbation मेरा एक स्मॉल चेंज है और आई कैन से स्मॉल डिस्टर्बेंस और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और चेंज. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और चेंज. तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस को, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या कहता हूं, परटर्बेशन कहता हूं. तो ये किसी भी तरीके से आ सकती है. अगर मैं जनरल बात करूं, मैथमेटिक्स की बात करूं जनरल, तो क्या होता है जब भी मैं कोई न्यूमेरिकल सोल्व कर रहा होता हूं और तो मेरी वैल्यू क्या आती है, पॉइंट्स में आती है ना. वो 4.9 आ सकती है, 4.8 आ सकती है. तो मैं करता क्या हूं, 4.9 और 4.8 ना लिख के डायरेक्ट 5 लिख के आगे अप्रोक्स लिख देता हूं. तो यहाँ पे अप्रोक्स का क्या मतलब होता है कि मेरी जो वैल्यू है वो इक्वल टू और नियर बाय किसकी है, 5 के है. इक्वल टू और नियर बाय क्या है, 5 के है. बट यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि मेरा क्या है, थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस है इसके अंदर, है ना. 5 से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो है, ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं. अगर मैं इसकी इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर दूंगा, 5 में से 4.9 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, 0.9. तो 0.1 क्या होगा मेरा, 0.1 बचेगा. 0.1 मेरा शॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस होगा. क्या होगा, 0.1 को मैं यहां पे डिस्टर्बेंस कह सकता हूं. ठीक है. ऐसे अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स में बात करूं तो फिर डिस्टर्बेंस किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, डिस्टर्बेंस और डिस्प्लेसमेंट जो भी चेंज है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, हैमिल्टोनियन में. किसमें बात कर रहा हूं मैं, हैमिल्टोनियन में. हैमिल्टोनियन में चेंज आना, है ना. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन हैमिल्टोनियन इज माय परटर्बेशन. तो हैमिल्टोनियन क्या है गाइस, हैमिल्टोनियन मेरा h = t + v होता है. तो पार्टिकुलरली अगर मैं डेप्थ में बात करूं तो हैमिल्टोनियन में चेंज आने का मतलब है कि मेरे पोटेंशियल में चेंज आना, मेरा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आना. पार्टिकुलरली मेरे किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा, मेरा परटर्बेशन. सो आई कैन राइट की स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माय परटर्बेशन. और ये स्मॉल चेंज आता कैसे है, मैं क्वांटम्स में अगर मैं पोटेंशियल वॉल की बात कर लूं मैं, ये मेरा एस्थमेटिक सिस्टम है. एस्थमेटिक सिस्टम में क्या होता है, मैं 0 से a तक लेता हूं, 0 से a तक लेता हूं. ये इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी, है ना. तो अगर मैं यहां पे मेरा पोटेंशियल में इतना चेंज आ गया, ये मेरा v0 का चेंज आ गया, तो ये मेरा जो v0 का चेंज है वो क्या क्रिएट करेगा, यहाँ पे परटर्बेशन क्रिएट करेगा. क्या क्रिएट करेगा, परटर्बेशन क्रिएट करेगा. तो क्वांटम में मैं इस तरह के सिस्टम की एनर्जी निकालने के लिए किसका यूज करता हूं, अप्रोक्सीमेट मेथड का यूज करता हूं. किसका, अप्रोक्सीमेट मेथड का यूज करता हूं, है ना. तो जनरली होता क्या है, इस क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग. क्वांटम मैकेनिक्स में वी हैव अ वेरी शॉर्ट सिस्टम्स लाइक SHO, 1D box, rigid rotor और हाइड्रोजन एटम, है ना. These are the some sort of system we have for which we can calculate the exact energy by solving a Schrödinger equation. But the other system like multi-electron system. For multi-electron system, the Schrödinger equation will not give you an exact solution for the energy. And what was the reason behind it is the electronic repulsion between them. As the number of electron increases, the repulsion between them increases. Because of that, the Schrödinger equation will not work over there. So, for solving that kind of problem, we use approximate method. In that way, approximate method comes. In that place, approximate method comes. What we do, we use our one of the system for which we exactly know the energy value to calculate the energy for the system for which we don't know the value. So for that, let us consider we have a Schrödinger equation
दिस माय h, दिस इज माय वेव फंक्शन, एनर्जी एंड वेव फंक्शन. या इट इज नथिंग, इट इज माय हर्मिटियन ऑपरेटर. या सो इट इज माय वन ऑफ द स्क्रोडिंगर इक्वेशन. आई कैन मेजर 1 to 8. और यहां पे मैं एक और इक्वेशन ले लेता हूं. एक और मैंने इक्वेशन ले ली है जिसका मेरे को सॉल्यूशन पता है, जिसका मेरे को सॉल्यूशन पता है, तो उसको मैंने मान लिया सेकेंड इक्वेशन. तो मैं यहां पे इसको नोट से रिप्रेजेंट कर देता हूं. ठीक है, नोट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं. नोट का मतलब है कि ये मेरी वो इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन पता है. आई नो सॉल्यूशन इज नोन, फॉर विच सॉल्यूशन इज नोन. तो मैं करने क्या वाला हूं, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं इस इक्वेशन से. मैं इस इक्वेशन से ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं जिसका मेरे को सॉल्यूशन पता है ना. तो मैं इसकी मदद से इसकी एनर्जी की वैल्यू निकाल लूंगा. या होता क्या है, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उनकी भी तो कोई एनर्जी होती होगी ना. तो उनकी एनर्जी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसे सिस्टम लेते हैं जिनकी एनर्जी, जिनका सॉल्यूशन हमें पता है. जो स्क्रोडिंगर इक्वेशन से हम जिनकी एनर्जी निकाल सकते हैं. लाइक हाइड्रोजन एटम से ही मैं फर्दर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम सिस्टम की भी एनर्जी निकाल सकता हूं. तो मैं इस इक्वेशन के यूज पे इस इक्वेशन की एनर्जी निकाल लूंगा. या ये जो भी मेरा सिस्टम होगा उसकी मैं एनर्जी निकाल लूंगा इसके यूज पे. तो इसको मैं क्या मान लेता हूं, इसको मैं बोल देता हूं कि ये मेरा है रियल वैल्यू, रियल इक्वेशन है ये मेरी, है ना. और इसको मैं कहता हूं अनपर्टर्ब्ड भी है. ये क्या है, अनपर्टर्ब्ड इक्वेशन. ठीक है, ये मेरी रियल इक्वेशन है और ये अनपर्टर्ब्ड इक्वेशन है जिसका मेरे को सॉल्यूशन पता है. और ये इक्वेशन क्या है मेरी, ये इक्वेशन है मेरी पर्टर्ब्ड. ये इक्वेशन है मेरी पर्टर्ब्ड इक्वेशन जिसका मेरे को सॉल्यूशन निकालना है. तो सबसे पहले बात है कि अब डिस्टर्बेंस कैसे निकालूंगा. पर्टर्बेशन का मतलब तो डिस्टर्बेंस ही है या डिस्प्लेसमेंट ही है. तो वो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, चेंज से, है ना. चेंज से निकलता है डिस्प्लेसमेंट. तो चेंज इन एच इज माई हैमिल्टोनियन. ये भी मेरा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ये भी मेरा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है. या गाइस, तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, चेंज इन दिस वैल्यू, चेंज इन दिस माइनस चेंज इन दिस. या जो भी पर्टर्ब पार्ट होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, है ना. कुछ डेविएशन शो कर रहा है तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू ज्यादा लेके चल रहे हैं, तो ज्यादा माइनस कम. या ये क्या है मेरा, जिसकी मेरे को वैल्यू पता है, जिसकी मेरे को वैल्यू पता है ना. ये मेरी रियल इक्वेशन से है. ऐसे मैं सबके लिए निकाल सकता हूं. ऐसे मैं एनर्जी के लिए भी डिफरेंस निकाल सकता हूं, है ना. एनर्जी में क्या डिस्टर्बेंस रहेगी वो आ सकती है, वो कैसे आएगी, ई माइनस ई नोट. ऐसी मैं वेव फंक्शन में क्या डिस्टर्बेंस आ रही है वो निकाल सकता हूं, वेव माइनस वी नोट, है ना. तो हियर दिस डिग्री साइन रिप्रेजेंटिंग की वी नो द एग्जैक्ट सॉल्यूशन. इन दोनों को अलग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या है, डिग्री का सिंबल यूज किया है कि मैं इसको बता सकूं कि ये वो सिस्टम है जिसकी मेरे को सॉल्यूशन पता है और ये वो है जिसका मेरे को निकालना है. दैट मींस ये मेरा पर्टर्ब्ड है और ये मेरा अनपर्टर्ब्ड है. या तो यहाँ पे ये अनपर्टर्ब्ड हो गया और ये मेरा हो गया पर्टर्ब्ड पार्ट. ठीक है गाइस. तो एट लास्ट मेरे को यही इक्वेशन सॉल्व करनी है. इसी इक्वेशन से मेरे को ये एनर्जी निकालनी है. तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं. इसकी वैल्यू निकाल के मैं इसमें पुट करूंगा तो मैं एनर्जी की वैल्यू निकाल पाऊंगा, है ना. तो ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इनको शिफ्ट कर दूंगा. इस वैल्यू को यहां कर दूंगा, इसको यहां कर दूंगा, है ना. ये क्या आएगा, मेरा शिफ्ट हो जाएगा. तो इसके लिए मैं ये चीज मिटो देता हूं, ये चीज मिटो देता हूं मैं यहां पे. या तो अब मेरे को क्या निकालना है, एच निकालना है. एच कैसे रहेगा, एच नोट प्लस में डेल एच, या ऐसी ई आएगा मेरा, ई नोट प्लस में डेल ई. और वेव फंक्शन क्या आएगा मेरा, वेव प्लस में या वेव नोट प्लस में ये. तो मेरी ये इक्वेशन आ जाएंगे, ये मेरे इक्वेशन आ गई जिनको मैं यहां से उठा के अपनी मेन इक्वेशन में पुट करूंगा तो मैं इसकी वैल्यू निकाल पाऊंगा, है ना. तो मुझे इस सिस्टम की यही वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको उठा के जनरली इसमें डालूंगा तो
तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी। तो होता क्या है, एक और चीज बताता हूँ गाइस कि ये क्या है मेरा h, ये मेरा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ना। क्वांटम में पढ़ा होगा हम लोगों ने, जब भी मैं किसी भी ऑपरेटर को किसी फंक्शन पे ऑपरेट करता हूँ, y क्या है मेरा यहाँ पे फंक्शन है, किसी भी ऑपरेटर को जब मैं किसी फंक्शन पे ऑपरेट करता हूँ और ऑपरेट करने के बाद मेरा फंक्शन सेम रहता है, मेरा फंक्शन चेंज नहीं होता है और एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है मुझे उसके साथ, उस कांस्टेंट वैल्यू को मैं कहता हूं क्या, ईगन वैल्यू। क्या कहता हूं उस कांस्टेंट वैल्यू को, ईगन वैल्यू। तो मेरा ई यहां पे क्या हो गया, ईगन वैल्यू हो गया। ठीक है, तो इसको मैं ओवरऑल क्या कह सकता हूं, ईगन फंक्शन भी कह सकता हूं, इसको मैं ओवरऑल ईगन फंक्शन भी कह सकता हूं। ठीक है, ये एक बात आ गई। अब बात कर लेते हैं कि ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज निकालनी है मेरे को, है ना। तो इन वैल्यूज में क्या फैक्टर आया है, इन वैल्यूज में सब में मेरा डेल एच, डेल ई और डेल वेव फंक्शन ये है ना। ये सब क्या है मेरा परटर्ब्ड पार्ट है, ये सब क्या है मेरे परटर्ब्ड पार्ट है। तो ये परटर्ब्ड क्या है, ये परटर्ब्ड ही तो किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मेरे को ये डिस्टर्बेंस पता करना पड़ेगा, है ना। ये डिस्टर्बेंस कितना है, अगर मैं इस डिस्टर्बेंस को नलीफाई कर दूंगा तो मैं इसकी वैल्यू निकाल पाऊंगा, है ना। इसको अगर मैं नलीफाई कर दूंगा तो मैं इसकी निकाल पाऊंगा, इसको कर पाऊंगा तो इसको निकाल पाऊंगा, है ना। तो मेरे को क्या करना है, इस परटर्ब्ड पार्ट को खत्म करना है ना। तो इसको वैनिश करके मैं इसकी वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो क्वांटम में क्या होता है, इन सबको सोल्व करने के लिए, इन परटर्ब्ड पार्ट को सोल्व करने के लिए जहां पे हम लोग करते हैं कुछ ऑर्डर ऑफ करेक्शन। क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ करेक्शन। तो एक होता है मेरा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, एक होता है मेरा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। तो ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की वैल्यू अगर मैं इन सबको डायरेक्टली इसमें पुट करूंगा और ओवरऑल एक डेरिवेशन आएगी बहुत बड़ी सी, जिसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रोल नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है उसका। एट लास्ट मेरे को इस इक्वेशन पे ही पहुंचना है और इस इक्वेशन से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो हम सीधा इक्वेशन की तरफ जाते हैं और इक्वेशन से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उस पर फोकस करते हैं। डेरिवेशन का कोई यूज नहीं है उसमें। क्वांटम फिजिक्स की बात करो तो वहां यूज है, पर केमिस्ट्री में फुल डेरिवेशन का कोई खास यूज नहीं है। तो हम लोग सिर्फ नॉर्मली बात करते हैं कि इस फैक्टर को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऑर्डर ऑफ करेक्शन करते हैं। तो दो ऑर्डर ऑफ करेक्शन बताए थे अप्रोक्सीमेट परटर्बेशन मेथड में, एक था फर्स्ट ऑर्डर, एक था सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में मैं एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालता हूं, ओवरऑल तो मेरे को किसी भी सिस्टम की एनर्जी की वैल्यू निकालनी है ना। एट लास्ट मेरे को सिस्टम की एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। स्क्रूडिकर इक्वेशन को सॉल्व करके भी मैं उन सिस्टम की 1D बॉक्स की रेसिड्यूटर की क्या निकाला था, वेव फंक्शन और एनर्जी निकाल रहा था। तो ये जो मेरे परटर्ब्ड सिस्टम है इनकी भी मेरे को एट लास्ट क्या निकालनी है, एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। तो एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर का एक इक्वेशन बनी, वो है ये, और इसी को हमें याद रखना है। ठीक है, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन को याद रखना है, या यहां पे मैं नोट भी दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन है, यहां पे मैं एन दिखा सकता हूं इसको, एन। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। ये क्या है, मेरी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस फैक्टर को निकालने के लिए यहां पे क्या है, एक ऑर्डर ऑफ करेक्शन आया जिससे मैं डेल ई की वैल्यू निकाल सकता हूं, और डेल ई की वैल्यू निकालने के बाद मेरे को ओवरऑल एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। क्योंकि ई नोट की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पता होगी। ई नोट क्या है, ई नोट वो है जिसकी मेरे को वैल्यू पता है ना, अनपर्टर्ब्ड पार्ट है। और इसकी वैल्यू, इस डिस्टर्बेंस की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से निकाल सकता हूं, इस करेक्शन इक्वेशन से निकाल सकता हूं। तो इस करेक्शन इक्वेशन से वैल्यू निकाल के और इसकी वैल्यू पुट करके मेरे को ओवरऑल एनर्जी निकाल सकता हूं। या तो गाइस होता क्या है, जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है, वो लोग हमसे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ करेक्शन पूछ रहे होते हैं, है ना। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में वो लोग हमसे टोटल एनर्जी की वैल्यू पूछ रहे होते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की इक्वेशन पता होती है सबको, क्या फंक्शन है हमें पता है, ऑपरेट ये मेरा जो परटर्ब्ड पार्ट है उसको कैसे पुट करते हैं, क्या होता है सब पता होता है। तो इसको सोल्व करके हम लोग डेल ई की वैल्यू निकाल लेते हैं और वहीं पे रुक जाते हैं। पर जो डेल ई की वैल्यू है ना, वो मेरी जस्ट डिस्टर्बेंस है। ये मैं यहाँ पे बस परटर्ब्ड पार्ट ही निकाल रहा हूं। ये क्या है, मेरा परटर्ब्ड पार्ट है। एट लास्ट मेरे को निकालना क्या है,
मेरे को टोटल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है ना। टोटल एनर्जी की वैल्यू कैसे आएगी, जब मैं परटर्ब पार्ट को अपने अनपरटर्ब पार्ट की एनर्जी से ऐड करूंगा। ठीक है, वेव फंक्शन की वैल्यू पता है कि हमें, अगर मैं नॉर्मल 1D बॉक्स की बात करूं तो वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, √2L sin n पाई x बाय एल, ये होती है। और एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, n² h² 8 ml²। या तो ये मेरी वेव नॉन वैल्यू हो गई, ये मेरी एनर्जी की नॉन वैल्यू हो गई अनपरटर्ब पार्ट की। तो मैं इसको ही यूज करके, इट इज माई एक्स, यहां पे क्या है मेरा एक्स है, ठीक है, इसको ही मैं इसमें यूज करके, और डेल एच की वैल्यू क्या है मेरा, ये मेरा परटर्ब पार्ट है, ये क्या है मेरा परटर्ब पार्ट है। ठीक है, ये मेरा परटर्ब पार्ट है, ये मेरे नॉन वेव फंक्शन है। ये स्टार होता है, स्टार का मतलब कुछ नहीं होता, यहाँ पे स्टार का तभी यूज होता है जब मेरे फंक्शन में, मेरे वेव फंक्शन में आयोटा की वैल्यू है। अगर मेरे वेव फंक्शन में आयोटा गिवन है तो मैं स्टार जब करूंगा तो वो माइनस आयोटा हो जाएगा। अगर मेरा कोई वेव फंक्शन की इक्वेशन है और उसमें आयोटा की कुछ वैल्यू है, आयोटा 2 4 है, आयोटा 2 है, तो जब मैं इसको स्टार करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आयोटा हो जाएगा। ठीक है, किसमें हो जाएगा, माइनस में आयोटा हो जाएगा। तो यही यूज है इसका स्टार का। पर जब मैं इसकी बात करता हूं, यहां पे मेरे को आयोटा का कोई रोल नहीं है ना, वेव फंक्शन में आयोटा का कोई रोल नहीं है। तो यहां पे ये दोनों सेम रहेंगे, यहां पे ये दोनों सेम रहेंगे। डेल एच क्या होगा, ये मेरा परटर्ब पार्ट है, तो किसी भी क्वेश्चन में परटर्ब पार्ट दे रखा होगा मेरे को, वो डेल एक्स हो गया या फिर कुछ भी दे सकते हैं वो लोग ना, कुछ भी दे सकते हैं, 8 बाय m² बाय समथिंग x, कुछ भी दे सकते हैं, वो मेरा क्या होगा, परटर्ब पार्ट होगा। मुझे करना क्या होगा, इस परटर्ब पार्ट को इसमें उठा के रख देना है और इन दोनों को वैल्यू को लेके मुझे इक्वेट कर देना है। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को लेके मेरे को इक्वेट कर देना है, मैं क्या निकाल पाऊंगा, परटर्ब एनर्जी निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो इस क्वांटम में होता क्या है ना, सब लोग सोचते हैं कि परटर्बेशन बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है ना, इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होती है, डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होती है क्वांटम में, तो लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के डर से इसको स्किप मार देते हैं। तो गाइस, जो भी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है स्टूडेंट जितने भी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत इजी है उन लोगों के लिए, है ना। तो क्वांटम का कुछ रोल ही नहीं बचता है, क्वांटम में बस जनरल इक्वेशन है, कुछ असम्पशन है, उसको फॉलो अप करते हुए अगर मैं स्टिक रहूंगा क्वेश्चन पे और समझूंगा उसको, तो इजीली निकाल पाऊंगा। अगर मैं नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड की बात करता हूं तो वो भी थोड़ा सा समझ के कि भाई डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स होते हैं वो पढ़ लो, इंटीग्रेशन के कुछ रूल होते हैं वो पढ़ लो, इजीली तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये मेरी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है ना, एंड मेरे यहाँ पे क्या रहा है, एनर्जी स्टेट को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, एनर्जी स्टेट को दिखा रहा है। और डीटाओ क्या होता है, डीटाओ की बात कर लेते हैं हमारा, ये मेरा वॉल्यूम एलिमेंट होता है, ये मेरा वॉल्यूम एलिमेंट होता है। डीटाओ क्या होता है, वॉल्यूम एलिमेंट। अगर मैं 3D की बात करूं तो डीटाओ मेरा यहाँ पे, डीटाओ हमारा यहाँ पे x y z हो जाता है, dx dy dz हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। ठीक है गाइस, इतना समझ आ रहा है ना, हमने समझ लिया फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की इक्वेशन ये होती है, यहाँ पे क्या मेरा परटर्ब पार्ट है, ये मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ -∞ से ∞ तक, है ना। ये क्या है मेरा वेव फंक्शन है, ये दोनों मेरे वेव फंक्शन है। यहाँ पे स्टार है, स्टार की वैल्यू बता दी मैंने, आयोटा डिवाइड कर, आयोटा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अदरवाइज वो सेम रहेगा। डेल एच क्या है, यहाँ पे मेरा परटर्ब पार्ट है, और डी टाउ यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट है ना। वो डिपेंड करता है मैं कौन सा सिस्टम यूज कर रहा हूँ, मैं 1D की बात कर रहा हूँ या 2D की बात कर रहा हूँ। 1D में वो dx हो जाता है, 2D में वो dx dy हो जाता है, और 3D में वो ये हो जाता है मेरा dx dy dz। ठीक है, इतनी बात हो गई। एक और चीज जो इससे मेरे को निकल के आती है, अगर मैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं SHO की बात कर रहा हूं और SHO में मेरा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, SHO की बात कर रहा हूं, और SHO में मेरे पास क्या है, परटर्ब पार्ट क्या दे रखा है, ओड दे रखा है। परटर्ब पार्ट की वैल्यू अगर मेरे पास SHO में ओड है तो मेरी वहां पे एनर्जी करेक्शन की वैल्यू 0 होगी। इसको मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2017 या 16 में आई थिंक जैम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इससे, वहां पे क्या दे रखा था मेरे को, परटर्ब पार्ट और दे रखा था, और वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या एनर्जी की वैल्यू क्या होगी।
ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0, ठीक है। तो वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन पर डायरेक्ट आंसर आना था कि दिल्ली इज इक्वल टू 0 विदाउट यूजिंग पेन, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में दिया हुआ है। तो ये समझ लो कि क्वांटम में बस अगर मैं पॉइंट क्लियर रखूंगा अपने तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। तो ये की पॉइंट याद रखना है इसमें, ठीक है, ये की पॉइंट याद रखना है। तो अब हम बात कर लेते हैं, किसकी, सेकंड ऑर्डर करेक्शन की बात कर लेते हैं, फिर करते हैं न्यूमेरिकल इसके, ठीक है। सेकंड ऑर्डर करेक्शन ही रह गया है, उसकी बात करके सीधा न्यूमेरिकल करते हैं। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, एक बार बस ये समझना होता है, फिर आराम से हो जाता है, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर करेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, सेकंड ऑर्डर करेक्शन, या सेकंड ऑर्डर करेक्शन जो है मेरा फर्स्ट ऑर्डर से ही बहुत सिंपल है, फर्स्ट ऑर्डर से भी बहुत सिंपल इक्वेशन बनती है इसकी, और इसमें डेरिवेशन पार्ट भी नहीं होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी होती है और इजिली हो जाता है, ठीक है। तो बहुत इजी पड़ता है कौन सा, सेकंड ऑर्डर करेक्शन। सेकंड ऑर्डर से करेक्शन आया है तो कभी भी गलत होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। टू यहां पे क्या डिफाइन कर रहा है, सेकंड ऑर्डर को, यहां पे ये समेशन साइन है, n नॉट इक्वल टू m, ठीक है। फिर मेरी आती है इक्वेशन गामा नॉट परटर्ब पार्ट, गामा नॉट स्क्वायर ई नॉट माइनस फिर से ई नॉट, और यहां पे मेरी n की वैल्यू, यहां पे m की वैल्यू, यहां पे m, यहां पे n, ठीक है। तो ये मेरी सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन होती है, या ये मेरी सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो इससे सिंपल इक्वेशन कोई नहीं हो सकती, इससे क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी होती है मेरे को, और कुछ नहीं होता है। यहाँ पे डेली मेरा वही है, परटर्ब है ना, परटर्ब एनर्जी निकाल रहा हूं मैं, डेली निकाल रहा हूं। टू मैंने यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, सेकंड ऑर्डर करेक्शन की बात चल रही है तो वो 2 है। एंड क्या है मेरा, नंबर ऑफ एनर्जी है ना, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट। मैं कौन से स्टेट की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूँ या फर्स्ट स्टेट की बात कर रहा हूँ, जहां से मेरी एक्साइटेशन हो रही है उस स्टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एम क्या है मेरी, जिस स्टेट तक एक्साइटेशन हो रही है, अप टू विच द एक्साइटेशन इज हैपनिंग, या तो एन क्या है और एम क्या है, इसमें क्लियर रखना है। एन क्या है, जिससे एक्साइटेशन हो रही है, जिस स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट से अगर मैं सेकंड स्टेट में या थर्ड स्टेट में एक्साइटेशन कर रहा हूं तो वो एन की वैल्यू हो जाएगी, है ना। और जहां तक हो रही है, जहां से हो रही है वो हो गया एन, जहां तक हो रही है वो हो गया मेरा एम की वैल्यू हो गई, ठीक है। और याद कैसे करना है इसको, कि पहले आएगा एम और एन, वेव फंक्शन में पहले आएगा एम और एन, और नीचे जब एनर्जी की बात करूंगा तो पहले आएगा एन फिर आएगा एम, ठीक है। तो यही चीज अपोजिट है इसमें, ऊपर एम और एन, नीचे एन और एम, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। तो क्या होगा इसमें, हाँ, अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। ग्राउंड स्टेट टर्म की बात करूं मैं, ग्राउंड स्टेट में अगर मैं सेकंड ऑर्डर करेक्शन लगा रहा हूं, ग्राउंड स्टेट में इफ आई एम अप्लाइंग सेकंड ऑर्डर करेक्शन, तो एन की वैल्यू एम आ गई, और एम की वैल्यू कहां तक जाएगी, एम की वैल्यू जहां तक मैं एक्साइटेशन स्टडी कर रहा हूं, 1 में तो ऑलरेडी 1 से तो हो रही है, तो एम क्या आएगा, 1 से ज्यादा जाएगा ना, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, सो ऑन, ऐसे जाएगा, है ना, ये ऐसे जाएगा। तो जब मैं अगर N2 इसकी बात कर रहा हूं, तो ये क्या आएगा, क्या है, ये समेशन में करता ही जा रहा हूं यहां पे, है ना। तो डायरेक्ट क्या आ जाएगी ये वैल्यू, एम की वैल्यू क्या है मेरी 2, डैमेज ये मेरा परटर्ब पार्ट, यहां पे एन की वैल्यू 1, ये एन की वैल्यू 1 स्क्वायर, जहां पे आ जाऊं मैं नीचे, पहले एन की वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू क्या है मेरी 1, फिर एम की वैल्यू आएगी 2, ऐसे अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं, क्या आएगा, प्लस में हो जाएगा, ये एम की वैल्यू चेंज हुई है 3, डैमेज एन की वैल्यू सेम है यहां पे, है ना, एन से एक्सेलेरेशन कर रहा हूं ना, तो एन की वैल्यू सेम रहेगी। अब नीचे ठीक है, ऐसे शो, जहां तक वो शो करना है
मैं वहां तक ले जा सकता हूं। तो ये इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये समझ आ रहा होगा, है ना। तो ये हमारी ओवरऑल इक्वेशन है, इस पे हमें फोकस करना है। ये दोनों मेरे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हो गया, ये मेरा सेकंड ऑर्डर करेक्शन हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इनके क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं अब तक प्रीवियस ईयर में। ओके गाइस, अब थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कुछ प्रीवियस इक्वेशन में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन और सेकंड ऑर्डर करेक्शन से आए हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ये 2018 में आया हुआ है और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। सीएसआर में 4 मार्क्स का 2018 का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बिलीव नहीं करोगे 4 मार्क्स में आया हुआ है। पहले पढ़ो इसको। क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका होता है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ो, अगर आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो तो आंसर आसान इजीली आ जाएगा, बहुत इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंट क्या क्या पॉइंट है, इन सबको अगर मैं फोकस से देखूंगा समझूंगा तो इजीली निकल आया क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। A certain two-level system has a stationary state energies E1 and E2. सेकंड लेवल सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसकी एनर्जी है E1 और E2, जिसमें E2 की एनर्जी E1 से ज्यादा है, ठीक है। विद नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन φ1 एंड φ2। यहाँ पे हमने वेव फंक्शन, जैसे हम लोग वेव फंक्शन शाई यूज कर रहे थे, यहाँ पे ये लोग वेव फंक्शन फाई यूज कर रहे हैं, है ना, φ1 φ2। इन प्रेजेंस ऑफ परटर्ब V, तो यहाँ पे परटर्बेशन क्या हो रही है, V। हम लोग ने परटर्बेशन क्या पढ़ी है, H, है ना। तो कोई डिफरेंस नहीं है, H को V से रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी फॉर स्टेट φ1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी लेवल 1 के लिए मुझे क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन निकालनी है। सेकेंड ऑर्डर करेक्शन का सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट स्टेट के लिए सेकेंड ऑर्डर करेक्शन क्या होगा मेरा, ई नोट की वैल्यू ऊपर 2, यहां पे क्या आएगा 1, क्या आएगा शाय क्या आता है, पहले मेरा m आता है, फिर मेरा क्या आता है परटर्ब पार्ट, फिर मेरा आता है n, फिर मेरा स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा है मेरा एनर्जी किसकी, n की आती है, फिर आती है m की एनर्जी आती है, ठीक है। ये इक्वेशन थी मेरी, यहां पे मैं नोट रिजेंबल कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। ये ओवरऑल इक्वेशन होती है मेरी किसकी, सेकंड ऑर्डर करेक्शन की। यहां पे क्या दे रखा है, शाय को रिप्लेस करना था किससे, शाय को रिप्लेस करना था किससे, फाई से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे क्या हो गया, फाई एम, परटर्बेशन किससे रिप्लेस किया, एच से, वी से, तो ये वी आ गया, यहां पे फाई शाय नहीं, क्या आएगा फाई एन, नीचे एनर्जी किसकी, 1 की बात हो रही है, फर्स्ट स्टेट की बात हो रही है, तो पहले क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2, ठीक है। ये इक्वेशन बैठती है मेरी ओवरऑल। एम और एन, यहां पे क्या है एम और एन, एम मेरा क्या है, एन मेरा जिस स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, जिस एनर्जी लेवल की बात कर रहा हूं, फर्स्ट की बात कर रहा हूं, फिर एक्साइटेड कहां से जाएगा, एन से 2 पे जाएगा ना, 2 में जा रहा है ये, तो एन एम क्या हो गया मेरा, एम क्या हो गया मेरा 2 हो गया, ठीक है। एन 1 है, एम 2 है, तो एम की वैल्यू पुट कर दूं मैं यहां पे, क्या आ गया 2, एन की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये मेरी ओवरऑल क्या बन गई, सेकंड ऑर्डर करेक्शन बन गया इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शंस देख लूं मैं क्या लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन, भाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं दे रखी है तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना। सेकंड ऑर्डर में भी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, और यहाँ पे E2 माइनस E1 कर रहा है, E2 E1 माइनस हो नहीं सकता। नीचे क्या होता है मेरा n माइनस m होता है ना। तो ये भी गलत हो गया मेरा। इसकी बात करूं मैं, E1 माइनस E2 मैच कर रहे हैं, शाय 1 शाय 2 v स्क्वायर, शाय 2 शाय 1 स्क्वायर मैच तो कर रहा है, बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे मॉड्यूल लगा हुआ है ना। इसकी बात कर लूं मैं, नीचे भी स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर नहीं होता है, मतलब ये भी गलत है। तो बचा क्या मेरे पास ऑप्शन, थर्ड बचा है ना। तो थर्ड को मैं कैसे देख सकता हूं, यहां पे बस एक ही चीज सही थी इन लोगों ने, मॉड्यूल की बात। जब भी किसी का मॉड्यूल लग जाता है, अगर मैं इसमें मॉड्यूल लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा। ये इस वे में आ सकता है। मॉड्यूल का मतलब है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मॉड्यूल का मतलब है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं,
दैट मीन्स कि मेरा ये भी करेक्ट है ना। तो मुझे बस यही समझना था यहाँ पे कि मॉड्यूल का क्या फंक्शन है। मॉड्यूल के फंक्शन की वजह से मेरे ये दोनों वैल्यू चेंज हो गई। यहीं पे हम लोग क्या हो रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे। तो एक तो तरीका हो गया कि मैं एलिमिनेशन मेथड लगा दूं कि भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो क्या बचा, यही बचा, जो बचा वही होगा, है ना। या तो फिर मैं ये वाला कि मॉड्यूल के केस में क्या होता है, मॉड्यूल के केस में क्या होता है, अंदर के जो फंक्शन है वो ट्विस्ट कर जाते हैं। तो ये इक्वेशन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 4 नंबर इजिली थे इसके, ठीक है। और 2018 क्वेश्चन था, समझ आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, अ वन डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर पर्टर्ब बाय अ पोटेंशियल इतना। ये है मेरा पर्टर्ब पार्ट, ठीक है, ये है मेरा पर्टर्ब पार्ट। द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी फॉर द ग्राउंड स्टेट। तो मेरे को ग्राउंड स्टेट के लिए फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है। ग्राउंड स्टेट के लिए मेरे को फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है। तो एक चीज याद रखो, इसमें यहां पे किसकी बात हो रही है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात हो रही है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में एक चीज लिखवाई थी मैंने कि जब भी एसएचओ का केस आता है, किसका केस आता है, एसएचओ का केस आता है, तो एसएचओ केस में अगर मेरा पर्टर्ब पार्ट अगर मेरा ओड है तो मेरी एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है ना, याद आया। एसएचओ के केस में अगर मेरा पर्टर्ब पार्ट ओड है तो एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। यहां पे क्या है, पर्टर्ब पार्ट क्या है मेरा, गामा एक्स की क्यूब। दैट मीन्स ये क्या है, ओड वैल्यू है, ये क्या है, ओड वैल्यू है। तो ओड वैल्यू होने की वजह से ये क्या हो गया मेरा, इस केस में क्या हो गया मेरा, एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहा है, हार्मोनिक ऑसिलेटर भी है और पर्टर्ब पार्ट ओड भी है। दैट मीन्स एनर्जी की वैल्यू 0। तो मैं अपने ऑप्शन मैच कर लेता हूं, कौन सा ऑप्शन है इसमें सही, थर्ड, क्या थर्ड दिख रहा है ना, एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये भी 4 मार्क्स में पूछा हुआ है, देख लो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि हार्ड ही आएगा, बस समझने की बात है। अगर मैं कॉन्सेप्ट समझ पा रहा हूँ, चीजें मेरे को पता है कि क्या होती है, क्या करनी है, तो मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ क्वेश्चंस को। देख पा रहे होंगे आप, है ना, कोई तुक नहीं बनता है इसमें, इन क्वेश्चंस में 4 मार्क्स का होने का, बट है भाई, आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नीचे देखो, द पर्टर्ब्ड एनर्जी लेवल ऑफ अ सिस्टम, जिसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे रखी है, फर्स्ट स्टेट एनर्जी दे रखी है, सेकंड स्टेट एनर्जी दे रखी है। सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी फॉर द ग्राउंड स्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ पर्टर्ब्ड पार्ट। तो मुझे सेकंड ऑर्डर करेक्शन निकालना है, क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर करेक्शन निकालना है एनर्जी का, किसके लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए। और जहां पे मेरे को पर्टर्ब्ड पार्ट भी दे रखा है, जहां पे मेरे को पर्टर्ब्ड पार्ट भी दे रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, मेरे पास किसकी वैल्यू है, मेरे पास एनर्जी की वैल्यू है ग्राउंड स्टेट के लिए कितनी, 0, फर्स्ट स्टेट के लिए कितनी है, 2, सेकंड स्टेट के लिए कितनी है, 4, ठीक है। ग्राउंड स्टेट की वैल्यू है मेरे पास, और मेरे पास पर्टर्ब्ड पार्ट की वैल्यू है। तो पर्टर्ब्ड पार्ट क्या है, 1 0 की 2, 2 0 की 4, 1 2 की 6, ठीक है। एनर्जी की वैल्यू दे रखी है और पर्टर्ब्ड पार्ट की वैल्यू दे रखी है। अब मेरे को निकालना है सेकंड ऑर्डर करेक्शन, किसके लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए। ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है यहां पे, क्या मेरे को फोकस करना है कि ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है। तो मैं ग्राउंड स्टेट के लिए सेकंड ऑर्डर करेक्शन एनर्जी निकालूंगा, ई नॉट सेकंड। तो ग्राउंड स्टेट के केस में क्या आएगा, ग्राउंड स्टेट के केस में क्या आएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 0 से जाएंगे अपन। ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है तो एक्साइटेशन कौन से लेवल से होगी, 0 ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल से होगी। तो 0 से 1 तक जाऊंगा, 0 से 2 तक जाऊंगा और 0 से 3 तक जाऊंगा, है ना, 0 से जा पाऊंगा ना मैं, क्योंकि ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है। तो ऊपर क्या आएगा, एक और चीज है, जब मैं इसको सिंपल वे में लिखता हूं, तो अगर मैं इस फॉर्म को सिंपल वे में लिखूंगा तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, h की वैल्यू होती है मेरी m इंटू n, h की वैल्यू होती है मेरी m इंटू n। तो यहां पे मैं ये चीज फॉर्म यूज करने वाला हूं कि मेरी h की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी पर्टर्ब्ड पार्ट की वैल्यू पहले के केस में क्या हो जाएगी, 1 0 1 0 अपॉन में एनर्जी क्या आएगी, n माइनस m ही होती है। तो
एन क्या होगा मेरा 0 होगा, 0 से फर्स्ट पे जा रहा हूं तो ई 0 माइनस E1 होगा, ई 0 माइनस E1 होगा, ठीक है दिखाई दे रहा है, ई 0 माइनस E1 होगा। ऐसे ही अगर मैं सेकंड की बात कर लूं, सेकंड में क्या रहेगा, सेकंड में भी ऐसे आ जाएगा, क्या हो जाएगा कि ई बटर पार्ट की बात कर लूं तो 2 0 हो जाएगा, ठीक है 2 0 20 नहीं है वो 2 0 की बात चल रही है, मतलब वो नहीं है 2 0 बटर पार्ट 2 0 हो गया और यहां पे आ गया मेरा ई 0 से 2 तक, है ना। ये मेरी स्टेट बन जाएगी, इस स्टेट को मैं सॉल्व करके निकाल सकता हूं वैल्यू। एक पॉइंट आती है, मैंने 1 और 2 की यूज नहीं किया है भाई, 1 और 2 का मतलब है एक्साइटेशन क्या हो रही है 1 से सेकंड पे जा रही है ना। एनर्जी स्टेट क्या है यहाँ पे फर्स्ट है, एनर्जी एक्साइटेड स्टेट कौन सा है फर्स्ट से सेकंड तक जा रहा है, एनर्जी लेवल 1 to 2 जा रहा है। पर हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो इसमें ग्राउंड स्टेट तो इन्वॉल्व है ही नहीं, तो इस केस में इसका तो यूज है ही नहीं, हम बस इनका ही यूज करेंगे, इन दोनों का ही। तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 1 0 के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना 1 0, यहाँ पे एच की जगह पे क्या आ जाएगा वी आ जाएगा, यहाँ पे मैंने वी, इन्होंने वी कंसिडर किया होगा तो हम भी वी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो V10 क्या है मेरा 2 और V10 मेरा 2 है और V20 मेरा 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, मैं ऊपर मिटो देता हूं, इस वाले पार्ट को मिटो देता हूं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुको, इसका दिख विजिबल है ये, विजिबल नहीं है ये नीचे वाला पार्ट, तो मैं क्या करता हूं इसको मिटा के थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, ये पार्ट विजिबल नहीं है तो मैं इसको यहां से हटा के ऊपर लिख देता हूं, इस चीज को मिटा रहा हूं मैं यहां से, यहां पे देख लीजिए, ठीक है इतना क्लियर था। अब मैं निकाल रहा हूं ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी, ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी निकाल रहा हूं मैं सेकेंड ऑर्डर करेक्शन में, तो क्या आएगा पहले V10 स्क्वायर, ठीक है नीचे क्या आएगा E0 माइनस E1, सेकेंड क्या आएगा V20 स्क्वायर, नीचे आएगा E0 माइनस E2, ठीक है ये चीज आ जाएगी, है ना। H को मैंने रिप्लेस किया किससे, V से, क्योंकि पर टर्म यहाँ पे V दे रखा है और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है M into N होता है यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूं H क्या होगा मेरा M into N होगा, तो यहाँ पे M क्या होता है मेरा जहां तक एक्साइटेशन हुई है, N कौन सा होगा जिस लेवल से एक्साइटेशन हुई है, ठीक है। तो N की वैल्यू, N कौन सा लोअर एनर्जी स्टेट हो गया, M मेरा हायर एनर्जी स्टेट हो गया, हायर एनर्जी लेवल हो गया, तो हायर एनर्जी 10 20, लोअर एनर्जी 0 माइनस 1 0 माइनस 2। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं इसमें से, क्या आएगा 10 की बात करूं तो 2 का स्क्वायर, 0 माइनस 1 क्या होगा 0 माइनस 2 प्लस में 2 0 4 का स्क्वायर, यहां पे 0 माइनस 2 फिर से माइनस 2, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ओवरऑल यहां क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस साइन अगर मैं बाहर कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, यहां मैंने माइनस साइन बाहर कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे दोनों। अब एलसीएम ले लिया मैंने, इसका क्या आएगा 2 16 और 4 क्या 20, तो 2 10 20, तो माइनस 10 आ गया, है ना। तो ये मैं निकाल लिया मैंने ग्राउंड स्टेट के लिए सेकेंड ऑर्डर करेक्शन, ठीक है हो गया, ये भी बहुत सिंपल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ पार्टिकल इन 1D बॉक्स 0 to L, ये मेरा L है यहाँ पे 0 to L ड्यू टू परटर्म पार्ट लैम्डा x। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, परटर्म पार्ट दिया हुआ है मेरे को, ठीक है परटर्म पार्ट दिया हुआ है और यहाँ पे मेरा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है। देखो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है मेरा, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का मेरा फॉर्मूला होता है डेल ई या किसके बराबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, फिर शाय नॉट
साइन नोट स्टार, मेरा परटर्ब पार्ट, फिर मेरा शाय, फिर मेरा डी टाउ। ठीक है, शाय क्या था मेरा, जिसकी वैल्यू मेरे को पता है, वेव फंक्शन इनकी वैल्यू मेरे को पता है। 1D की बॉक्स की बात चल रही है, 1D बॉक्स में वेव शाय की वैल्यू क्या होती है, √2/L साइन n/x/L ये होती है। ठीक है, ये होती है वेव फंक्शन की वैल्यू। तो वेव की वैल्यू ये रहेगी और शाय स्टार की वैल्यू भी यही रहेगी। साई स्टार की बात मैंने क्या करी थी ना कि क्या होता है, साई स्टार के केस में जो मेरी आयोटा की वैल्यू अगर होती है किसी फंक्शन में वो नेगेटिव होती है, पर मेरे इस केस में आयोटा तो है नहीं, तो मेरा शाय और साई स्टार सेम रहेगा, साई और साई स्टार सेम रहेगा। और डी टाउ क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे डी टाउ था मेरा वॉल्यूम एलिमेंट। 1D की बात कर रहा हूं तो डी टाउ मेरा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। 1D बॉक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको अगर मैं इनमें पुट करूंगा तो मैं आराम से सॉल्व कर पाऊंगा इक्वेशन को। और यहां पे मेरे को लिमिट भी दे रखी है, लिमिट भी गिवन है, कहां से कहां तक, 0 से L तक। तो ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा क्या हो गया, L हो गया। ठीक है, ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा L हो गया, और डी टाउ हटके क्या हो गया मेरा dx हो गया। ठीक है, डी टाउ हटके मेरा dx हो गया। तो ये मेरी ओवरऑल इक्वेशन होगी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए। इसकी वेव फंक्शन की वैल्यू मेरे को पता है, परटर्ब पार्ट रहेगा ये। एक और चीज यहां पे क्या गलती करते हैं लोग कि परटर्ब पार्ट यहां पे भी क्या दे रखा है, ऑड है। x की वैल्यू क्या है, 1 है, ये भी ऑड है। तो इस केस में भी ना एक वन ऑफ द ऑप्शन क्या होता है जहां पे डेल ई की वैल्यू 0 होती है, एक ऑप्शन होता है वहां पे। तो ऑप्शन देखिए हमें क्या लगता है इस केस में कि भाई डेल ई की वैल्यू 0 है, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, एक तो ये ऑड भी है और डेल ई की वैल्यू 0 भी है। तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन लग गया और ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे कौन सी ऑब्जर्व करने वाली बात है कि ये मेरा 1D बॉक्स है, ये कौन सा है मेरा 1D बॉक्स है। और ये जो केस होता है मेरा डेल ई 0 का, वो बस SHO में होता है, वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में ही होता है। ठीक है, तो ये चीज नहीं आएगी, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है क्वेश्चन में। तो हमें इस चीज से बचना है, ठीक है, इस चीज से बचना है हम लोगों को। तो हुआ क्या, मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको जो वैल्यू पुट करूंगा इसमें कैसे बनेगी ये देखो, इक्वेशन है 0 से L ही रहेगा। शायद क्या हो गया मेरा √2/L साइन n/x/L। परटर्ब पार्ट क्या है मेरा, गामा x लैम्डा x। ठीक है, और फिर से मेरा ये रहेगा √2/L साइन n/x/L। ठीक है, और लास्ट में क्या dx। तो ये मेरी ओवरऑल इक्वेशन आ गई। अब मैं इसको सोल्व करूंगा, इसको सोल्व करके क्या होगा, इस नॉर्मल इंटीग्रेशन की बात है। लैम्डा क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है तो लैम्डा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा लैम्डा। ठीक है, और ये दोनों वैल्यू क्या है, ये दोनों वैल्यू सेम है। तो ये दोनों वैल्यू सेम है तो क्या होगा इनका, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। सबसे पहले ये भी क्या है, ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है ना, ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगी। तो ये बाहर आके क्या आ जाएगा, ये बाहर आके आ जाएगा गामा 2/L। तो यहां से ये दोनों गायब, यहां से ये दोनों गायब। क्या बचा हमारे पास, x बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, मल्टीप्लाई में ऐसा है। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई है मेरे पास अभी, ये इक्वेशन आ गई है मेरे पास अभी। तो अभी क्या हुआ इसमें, ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या देंगे ये मल्टीप्लाई हो गए, साइन स्क्वायर दे देंगी n/x/L। तो ये वैल्यू भी गई, ये वैल्यू भी गई, इसको मैं x को यहां लिख दूं, ये क्या हो गया dx हो गया। इसको सोल्व करूंगा, ये जो वैल्यू है मेरी, इस पूरी वैल्यू को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरी एक L²/4 वैल्यू आएगी मेरी। इसको जब मैं इस पूरे पार्ट को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरी ये वैल्यू निकल के आएगी। जनरल इंटीग्रेशन है, नॉर्मल इंटीग्रेशन है, इस पूरे पार्ट को सोल्व करोगे आप तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि लैम्डा 2/L इंटू में L²/4 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 to the 4, इससे ये पावर गई, क्या बचा मेरा गामा L/2। तो ये मेरा ओवरऑल आंसर हो गया इसका। तो इस पार्ट में करना क्या था, कुछ नहीं करना है, मुझे परटर्ब पार्ट दे रखा है इन लोगों ने, मुझे गामा की वैल्यू पता होनी चाहिए 1D बॉक्स के लिए,
और मुझे इंटीग्रेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो इस बेसिक चीज से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2016 क्वेश्चन है, ये भी 4 मार्क्स में आया हुआ है। ठीक है, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द ग्राउंड स्टेट ऑफ अ सर्टेन सिस्टम विद एनर्जी ई नोट इज सब्जेक्टेड टू अ परटर्बेशन v। तो परटर्बेशन क्या रखा यहाँ पे v, और ई नोट मेरी क्या है यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की परटर्बेशन एनर्जी, और आगे रहता है यील्डिंग का फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन E1। तो E1 क्या है मेरा, E1 मेरा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है। E1 क्या है मेरा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है परटर्ब पार्ट का। इफ E नोट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ परटर्ब सिस्टम द इनइक्वालिटी, और अगर E नोट जो है मेरे को E नोट क्या करेगा, हमको ट्रू एनर्जी है मेरी, ग्राउंड स्टेट की ट्रू एनर्जी है मेरी E नोट, ये है मेरी परटर्ब पार्ट की एनर्जी E नोट, और ये मेरी फर्स्ट करेक्शन पार्ट की एनर्जी। और यहाँ पे मुझसे 4 इनइक्वालिटीज दे रखी है, बताने की कौन सी इनइक्वालिटीज इसमें सही रहेगी। तो जब भी मैं इसकी बात करता हूं, एनर्जी की बात करता हूं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में, एनर्जी की जब मैं बात करता हूं तो क्या होता है, जो मेरी परटर्ब पार्ट की एनर्जी होती है ना, वो हमेशा ज्यादा होती है। परटर्ब पार्ट की एनर्जी वो ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, मैंने ये वाली इक्वेशन पढ़ी थी, मैंने ये इक्वेशन पढ़ी थी। ये क्या आया था मेरा ई नॉट प्लस में डेल ई, यहाँ पे डेल ई क्या था मेरा परटर्ब पार्ट था, और ये क्या था मेरी रियल वैल्यू, रियल एनर्जी वैल्यू, जिसकी वैल्यू मेरे को पता है ना। अनपर्टर्ब पार्ट के फंक्शन की एनर्जी थी ये, जिसकी पता थी मेरे को, और ये मेरा क्या था परटर्ब पार्ट, जिसकी मेरे को एनर्जी निकालनी है। परटर्ब पार्ट जिसकी मेरे को एनर्जी निकालनी है, तो परटर्ब पार्ट की जो एनर्जी होती है वो रियल एनर्जी से ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है, डिस्टर्बेंस के, है ना, जितनी डिस्टर्बेंस होगी उतनी उससे ज्यादा होगी। दैट मीन्स की जो मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है वो मेरी रियल वैल्यू से ज्यादा होती है। कैलकुलेटेड एनर्जी मेरी रियल एनर्जी से ज्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन में मेरे को बस ये देखना है कि किस ऑप्शन में मेरी कैलकुलेटेड वाली एनर्जी मेरी रियल वैल्यू से ज्यादा है। तो ये देखते हैं, नहीं है इसमें, तो है ना, इसमें नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें कम दिखा रखी है, कम भी नहीं हो सकती है। लास्ट की बात करते हैं, इसमें क्या है, ई शायद प्लस E1 ग्रेटर देन हमारी रियल एनर्जी से, हमारी रियल एनर्जी से ज्यादा है। ये दोनों, इन दोनों का सम क्या है, ज्यादा है मेरा रियल एनर्जी से। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो सकता है, ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो सकता है। इजी कॉन्सेप्ट है ना गाइस। तो ये मेरे क्वेश्चन रहे ओवरऑल जितने भी आए हैं अब तक, और आगे भी जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं सच कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे सारे।